गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, आ जाओ पढ़ते हैं इसको। एथिक्स बहुत ज्यादा सुना है। एथिक्स एथिक्स एथिक्स, राइट सर? एथिक्स में क्या होता है? सो पहले मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है एथिक्स का, अगर आपको लग रहा है कि ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है तो गलत हैं आप। ठीक है? तो सर ये टॉपिक कैसा है? अगर आपको लग रहा है कि इसको सिर्फ रट्टा मार के चल जाएंगे और एग्जाम में लिख देंगे तो गलत हैं आप। ठीक है? तो इसको कैसे करना है? देखो, डेफिनेटली जो एथिक्स का जो ये टॉपिक है ना, इसको आपको इसमें कोई नंबर का कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है? आपको लिखना पड़ेगा इसमें थियरी ही, लेकिन जस्ट बाय डूइंग द रट्टाफिकेशन एंड आप वहां पे एग्जाम में सोचो लिख दोगे, तो नहीं, वो नहीं होने वाला है। पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, हम लोग पहले एथिक्स का एक स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है? हम लोग पहले एथिक्स का एक स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम लोग हर स्ट्रक्चर का एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आ जाओ। पहले एक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स हमारे सिलेबस में ऑलरेडी पहले से था। एफआर में नहीं था वो बात अलग है, लेकिन हमारे सिलेबस में था। ठीक है? लेकिन अब एफआर में अगर आया है तो उसको किस तरह से डील करना है ये हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलो पहले ये बताओ ना, एथिक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? सो बेसिकली एथिक्स का मतलब होता है एक मॉरल बिहेवियर, एक मॉरल बिहेवियर। ठीक है? यू कैन से डूज एंड डोंट्स बोल सकते हो, सॉर्ट ऑफ। ठीक है? लेकिन एक बात समझो, जो मेरे लिए एथिकल है हो सकता है वो आपके लिए अनएथिकल हो। जो मेरे लिए अनएथिकल हो सकता है वो आपके लिए एथिकल हो। सो एथिक्स जो है आदमी से आदमी पे डिपेंड करता है। एक चोर के लिए चोरी एथिकल है, लेकिन मेरे और आपके लिए चोरी अनएथिकल है। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं होता है कि पूरे दुनिया के लिए एथिक्स का डेफिनेशन सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? लेकिन अब यहां पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिक्स, तो ऐसा होगा क्या कि मेरे लिए एथिक्स अलग है, राहुल के लिए एथिक्स अलग है, गुनीता के लिए एथिक्स अलग है? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब यहां पे क्या किया, आईसीएआई क्या बोल रहा है आपका कि हम लोग एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वी आर वन कम्युनिटी, वी आर वन कम्युनिटी, वी आर वन फ्रेटर्निटी। ओके, तो हम लोग एक फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोला हम लोग में आपस में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, हम लोग में आपस में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए एथिक्स एक है, हमारे लिए एथिक्स एक है, वो आपके लिए एथिक्स को डिफाइन करके दे दिया। ठीक है? तो आपके लिए क्या एथिकल है, क्या एथिकल नहीं है, वो आईसीआई ने आपको डिफाइन करके दे दिया। ठीक है? अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ करते हो तो वो अनएथिकल होगा, उसके साथ साथ करते हो तो वो एथिकल होगा। बोलो, क्लियर है वाला पॉइंट? एथिक्स का मतलब क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एथिक्स जो है इट मींस बेसिकली मींस मॉरल बिहेवियर, और ये हर आदमी टू आदमी चेंज होते रहता है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर आदमी टू आदमी चेंज हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आदमी का बंडल बना दिए, एक आदमी का बंडल बना दिए। ठीक है? बोल रहे इस बंडल के लिए एथिक्स एक है। ये बंडल कौन है? हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब कर रहे हैं, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टीचिंग के फील्ड में है, सब पे प्रोफेशनल एथिक्स लगता है, सब पे प्रोफेशनल एथिक्स लगता है। ठीक है? प्रोफेशनल एथिक्स आपका सब पे लगेगा। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है ना? अब जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है ना, आपको बोलता है कि आप अगर इसके साथ साथ कुछ काम कर रहे हो तो आप एथिकल हो, नहीं कर रहे हो तो अनएथिकल हो आप। ठीक है? आप अनएथिकल हो। तो अगर आप अनएथिकल हो तो उसको बोलता है, उसको वर्ड जो दिया था उसको बोलता है मिसकंडक्ट। अगर आप अनएथिकल कुछ काम कर रहे हो तो उस वर्ड का नाम दिया गया है क्या? मिसकंडक्ट। ना, जो मिसकंडक्ट होता है वो दो तरह का होता है। मिसकंडक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या? एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एक अदर्स मिसकंडक्ट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? चलो बताओ तो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर्स मिसकंडक्ट में क्या डिफरेंस है? कम ऑन टेल मी। अगर वो मिसकंडक्ट या अनएथिकल काम मेरे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है, ठीक है,
तो उसको बोलेंगे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जैसे कि मैं अगर लेट सपोज मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है, और मैंने एक गलत सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया। मैंने एक गलत सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया ये जानते हुए भी कि वो गलत था। मेरे पे कौन सा मिसकंडक्ट लगेगा बताओ तो? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ मैंने सीए के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लिया और आईसीआई के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया मैंने। बताओ मेरे पे कौन सा मिसकंडक्ट लगेगा? अदर्स मिसकंडक्ट। तो अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर्स मिसकंडक्ट का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो। सर ये एग्जाम में पूछेगा क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर्स मिसकंडक्ट? नहीं, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको एक बेसिक्स बताऊं चीजों का, मैं बेसिक्स बताऊं आपको ये चीजों का, ठीक है। नाउ तो मैंने अभी तक क्या बोला? एथिक्स लोग हर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे सीए कम्युनिटी, पूरे सीए फ्रेटर्निटी को हम लोग एक पर्सन मान रहे हैं और उसके लिए एथिक्स सेम रहेगा। अगर आप एथिक्स के हिसाब से काम करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप एथिक्स के हिसाब से काम नहीं करते हो तो आप मिसकंडक्ट कर रहे हो। अब ये मिसकंडक्ट दो तरह का हो सकता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर्स मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब अपने काम से रिलेटेड आपने कुछ गलतियां की है। अदर्स मिसकंडक्ट मतलब अपने अपने कैसे पर्सनल लाइफ में या फिर काम से अलग होकर कुछ गलतियां की है जिससे आईसीआई को डिसक्रेडिट बोल रहा है, डिसरेप्यूट हो रहा है, उसका नाम का बदनामी हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अदर्स मिसकंडक्ट, उसको बोलते हैं अदर्स मिसकंडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा। तो समझो बात को, एथिक्स का क्वेश्चन कुछ नया नहीं है आपके लिए। एक बात बताओ ना, आपको आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किया है। हम लोग इतना सारा स्टैंडर्ड्स पढ़े, लीजेस पढ़े, रेवेन्यू पढ़े, नॉन करेंट एसेट्स पढ़े, बोरोइंग कॉस्ट पढ़े, राइट, इतना सारा स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं हम लोग, राइट। हर स्टैंडर्ड में डोंट यू थिंक एक क्वेश्चन ऐसा होता था, हर स्टैंडर्ड में ऐसा होता था कि अकाउंटेंट ने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, क्या ये इन लाइन विथ इंड एस है या नहीं? बताओ तो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं हमने क्लास में? राइट, अकाउंटेंट ने ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, क्या ये इंड एस के इन लाइन पे है या नहीं? राइट, तो आप क्या बोलते थे कि इंड एस ऐसा बोलता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा दिया गया है, तो इसमें ये गलती है, करेक्ट ट्रीटमेंट ये होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब ये जो एथिकल क्वेश्चन होगा ना, एथिक्स का जो क्वेश्चन होगा ना, इसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन होगा, बस और कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपको यह देखना पड़ेगा कि उस अकाउंटेंट ने वो गलती क्यों किया। अब क्यों किया मतलब, हो सकता है उसको अकाउंटेंट को आता ही नहीं होगा, हो सकता है उस अकाउंटेंट को आता होगा लेकिन उसको ऊपर से प्रेशर होगा गलती करने का, राइट। यही तो बात हो सकता है ना, या तो उसको आता ही नहीं होगा, या अगर आता होगा तो उसको ऊपर से कोई प्रेशर होगा गलती करने का, ठीक है। लेट सपोज गलत रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, उसको पता ही नहीं था कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको पता ही नहीं था रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इंड एस 115 पढ़ा ही नहीं था वो, तो ये भी एथिकल इशू है, ये भी एथिकल इशू है। उसको पता था कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट उसको ऊपर से बोला कि देख भाई इसको तो रेवेन्यू ना बढ़ा के दिखा, ठीक है, तो वो भी एथिकल इशू है। चाहे आपको पता था चाहे आपको नहीं पता था, दोनों एथिकल इशू। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर मेरे को तो पता नहीं था तो मेरे से भूल से गलती हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या वाला पॉइंट? नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको आएगा उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में होगा एक अकाउंटिंग इशू और आपके क्वेश्चन में होगा एक एथिकल इशू। एक अकाउंटिंग इशू और एक एथिकल इशू, एक अकाउंटिंग इशू और एक एथिकल इशू। ना अकाउंटिंग इशू तो आपको डील करना आता है, बोलो हाँ या ना? अकाउंटिंग इशू तो आप डील करते आए हो अभी तक, राइट। उस कैसे करते हो बताओ तो? आइडेंटिफाई द मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई रॉन्ग ट्रीटमेंट, सजेस्ट करेक्ट ट्रीटमेंट, एंड सजेस्ट रेक्टिफिकेशन, कि कैसे रेक्टिफाई करें।
बताओ, ये चीज तो आपको आता है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ नया नहीं है। अब नया क्या आ रहा है, ये एथिकल इशू, ये नया आ गया। तो सर ये एथिकल इशू पे कैसे हम लोग कमेंट करें, एथिकल इशू वाले पार्ट पे हम लोग कैसे कमेंट करें, समझो बात को। अब एथिकल इशू वाले पार्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, समझो बात को। ये इसका आंसर को हम लोग 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। एथिकल इशू के आंसर को हम लोग 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला, कि आपको पूरा केस सिनेरियो पढ़ के ये बताना पड़ेगा कि इसमें कहां कहां एथिकल इश्यूज आया है, इसमें कहां कहां एथिकल इश्यूज आया है। सर यही तो दिक्कत है, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि एथिकल इशू कहां कहां पे आया है। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब पूरे सिनेरियो में आपको जहां जहां पे लग रहा है कि ये 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, वो आपका एथिकल इशू बन जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? एथिकल इशू कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे बताओ तो? जहां पे एथिकल प्रिंसिपल्स का, या फिर मैं इसको बेटर लिख रहा हूं, यहां पे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स का ब्रीच हो रहा हो। सर ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक स्केलेटन देना चाह रहा हूं, ताकि एक हेलीकॉप्टर व्यू, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक पूरे चैप्टर की आपको, अच्छा ये चैप्टर ऐसे चलने वाला है, ठीक है। आपको अगर ये पता चलता है ना कि कैसे चलने वाला है, फिर आपको एक एक स्टेप में इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। एथिकल इश्यूज क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जो ये एथिकल इशू है, ये जो एथिकल इशू है, ये हम लोग, देखो एक बात समझो, अगर आपको एक्सीडेंट हुआ, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, कभी हो नहीं ऐसा, बट लेट सपोज अगर हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हुआ, लेट सपोज आपको सिर्फ यहां पे एक चोट लग गया थोड़ा सा, क्या करोगे बताओ? मलहम लगाया, ठीक हो गया, बोलो राइट, राइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, राइट। तो बोला अगर कोई दिक्कत है तो देखो दिक्कत एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं है, देखो दिक्कत एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं, एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं। अगर छोटा छोटा लगा, घर में जाके बताएंगे क्या, मम्मी को जाके बोलेंगे क्या, छोटा छोटा लगा, घर में जाके बोलेंगे मम्मी को, बोलेंगे तो उल्टा डांट सुनना पड़ेगा, राइट। बोलो जाके बोलेंगे क्या, नहीं, छोटा छोटा यार मैनेज कर लेंगे, एक्सेप्टेबल लेवल तक है, एक्सेप्टेबल लेवल तक मैनेज कर लेंगे। अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है, इफ नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, अगर ये एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है, मतलब कुछ इशू आपने यहां पे, कुछ एथिकल इश्यूज हुआ है, कुछ एथिकल इश्यूज हुआ है, मतलब आपने कुछ काम अनएथिकल किया है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है, छोटा मोटा अनएथिकल है, छोटा मोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अनएक्सेप्टेबल लेवल तक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको आइदर एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको इसको आइदर एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस अनएथिकल इशू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या फिर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। सर ये कैसे करें, सर ये कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें, एलिमिनेट कैसे करें? अब इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग टू एक्सेप्टेबल लेवल्स को बोलते हैं, रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग को बोलते हैं हम लोग अप्लाइंग सेफगार्ड्स, अप्लाइंग सेफगार्ड्स, अप्लाइंग सेफगार्ड्स, ठीक है। जैसे कि मेरे मैनेजमेंट ने मेरे को बोला कि भाई देख रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा दे, ठीक है, रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा दे, तो देखो मेरे पे एथिकल इशू आ जाएगा, मेरे पे एथिकल इशू आएगा, ये तो एथिकल इशू आया ना, एथिकल इशू आया ना। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं मैनेजमेंट की बात को मान लूं, मैं मैनेजमेंट की बात को मान लूं एंड रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा दूं। अगर मैंने रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा दिया, अगर मैंने रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा दिया तो मैंने गलती कर दी, बोलो हाँ या ना, मैंने गलती कर दी, बोलो हाँ या ना, राइट। अगर मैंने गलती कर दी तो मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़ा जाऊंगा, मेरे पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज लग जाएगा। अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा ये सेफगार्ड्स। मेरे पर एथिकल इशू जरूर था,
बट मैंने गलती किया नहीं, मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं यहां पे सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स क्या लगाऊंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, जॉब, तुरंत जॉब छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। सबसे पहले आप जाओगे मैनेजमेंट को बोलोगे, देख भाई मैनेजमेंट, ये जो तुम बोल रहा है मेरे को, ये जो तुम बोल रहे हो डिस्कस करने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, गलत हो जाएगा, इन डेज के हिसाब से नहीं बोल रहे हो तुम, गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट जिद्दी पड़ा हुआ, नहीं नहीं भाई तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, आप जाके अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डिस्कस करोगे, राइट, ऑडिट कमेटी मीटिंग से डिस्कस करोगे, या फिर आप अपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करोगे, राइट। जो टॉप मैनेजमेंट है, एकदम डायरेक्टर्स लोग हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, आप उनसे डिस्कस करोगे, राइट। अगर आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो लंबा गेम चल रहा है, यहां पे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी शामिल है इसमें, तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे भाई यहां से निकल लेना ही सही होगा, यहां से निकल लेना ही सही होगा, रिजाइन फ्रॉम द जॉब, रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपका एथिकल प्रिंसिपल्स या एथिकल स्टैंडर्ड्स आपका बेसिकली यहां पे ये बात बोलता है कि आप अपने आज के फायदा के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान ना करो, आप अपने आज के फायदा के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान नहीं करो। ठीक है, सो डोंट सी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, सी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ओके, सो अप्लाई करो सेफगार्ड्स। तो सेफगार्ड्स में अप्लाई करने में क्या करोगे, आप बेसिकली इन्फॉर्म करोगे जो दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, अगर वो लोग भी नहीं मान रहे तो रिजाइन कर दो जॉब से। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, आप देखोगे कि अगर आपने गलती कर दी है, अगर आपने गलती कर दी मतलब आपने मैनेजमेंट का बात मान लिया, आपने मैनेजमेंट का बात मान लिया, तो क्या होगा, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़े जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज लग जाएगा आप पे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज लग जाएगा आप पे। ठीक है, नाउ तो ये होगा आपके आंसर का स्ट्रक्चर। पहले एथिकल इशू आइडेंटिफाई करो, फिर उसका एप्रोप्रिएट एक्शंस लिखो, जिसको बोलते हैं सेफगार्ड्स लिखो। तो क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा एप्रोप्रिएट एक्शंस लिखो, सेफगार्ड्स लिखो। ठीक है, तो ये लिखो। उसके बाद उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज लिखो, प्रोफेशनल एथिक्स है तो वो क्या होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा। बताओ, एक स्ट्रक्चर समझ में आया क्या इस आंसर को कैसे लिखना है आपको, एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या कैसे लिखना है इस आंसर को। ठीक है, आगे बढ़े क्या। चलो, तो अब मैं आपके साथ कैसे डिस्कस करूंगा, तो मैं आपके साथ जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एलिमिनेट कैसे करते हैं, सेफगार्ड्स कैसे लगाते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं वो डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज कौन कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए आइडेंटिफाई किया है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन। वंडरफुल वंडरफुल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्या, एथिकल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो चलो हमारे नोट्स पे, अब आपका फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स में आ गया 5 बातें। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको ये बात को याद करना पड़ेगा, इन 5 टर्म्स को याद करना पड़ेगा। सर क्यों, 5 बात को रट्टाफिकेशन करके एग्जाम में लिखना है क्या, नहीं 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 बच्चों, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लेकिन आपको इस 5 को याद इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप केस स्टडी पढ़ाई करोगे, जब भी आप पूरे केस सिनेरियो को पढ़ोगे ना, तो आपको इन 5 पॉइंट्स के थ्रू रन करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा किस केस में इंटेग्रिटी इंपैक्ट कर रहा है, किस केस में ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हो रहा है, किस केस में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इंपैक्ट हो रहा है, किस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी इंपैक्ट हो रहा है, किस केस में प्रोफेशनल बिहेवियर इंपैक्ट हो रहा है। सर लेकिन ये आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको केस स्टडी पढ़ते वक्त इन 5 पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा, एकदम सतर्क रहना होगा, एकदम अवेयर रहना पड़ेगा कि जैसे ही आपको लगा अरे अरे यहां पे इंटेग्रिटी इंपैक्ट हो रहा है, हाईलाइट करो, वो आपका बन जाएगा एथिकल इशू। अरे यहां पे तो ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हो रहा है, ये बन जाएगा आपका एथिकल इशू। तो क्या होता है इसका मतलब, पहले वो समझते हैं, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि केस स्टडी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल इंपैक्ट हो रहा है। बताओ क्लियर है क्या, आगे बढ़े डिस्कस करें क्या। मतलब जहां पे भी समझ में ना आए रोक देना,
पूछ लेना एकदम। हम लोग इसको, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। देख लो सब, May 24 में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है एथिक्स से, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एथिक्स से May 24 में, ठीक है। अगर उसमें आप लोग गलती किए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एथिक्स को नहीं छोड़ना है। आ जाओ, इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी मतलब आदमी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जितना पूछा जाए उतना जवाब देता है, और एकदम ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी है, एकदम ईमानदार आदमी है बेसिकली। मतलब क्या, एग्जांपल देता हूं, आप बताना ये इंटेग्रिटी शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। मैनेजमेंट को मालूम था कि ट्रेड रिसीवेबल्स से पैसा नहीं आएगा, तो उसको उस पे इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन उसने इंपेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड नहीं किया। उसको मालूम था कि पैसा नहीं मिलेगा, बट फिर भी रिकॉर्ड नहीं किया। बताओ, इंटीग्रिटी इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। हो रहा है, राइट। लेकिन दूसरा सिनेरियो, मैनेजमेंट को ये बात मालूम ही नहीं था कि ये पैसा नहीं मिलेगा, और उसने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर एक और पॉइंट। मैनेजमेंट को, अकाउंटेंट को इंड एस 115 नहीं पता था, अकाउंटेंट को इंड एस 115 नहीं आता था, और उसने रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया रेवेन्यू का, उसने रेवेन्यू का रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया। बताओ, इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा क्या? इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा क्या? कमान गाइस बोलो। उसको इंड एस 115 आता ही नहीं था, और उसने रेवेन्यू का गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया, तो इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा क्या? वन बाय वन चलेंगे स्नेह अपने, ठीक है। पहले बताओ, इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा क्या? नहीं, इंटीग्रिटी इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो ईमानदारी से काम किया ना, उसने तो ऑनेस्टी के साथ काम किया। उसको पता नहीं था, ठीक है, उसको पता नहीं था, तो वो अपना जितना नॉलेज था उसके बेसिस पे उसने सही किया, ठीक है, उसने सही किया। लेकिन पता नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि वो एथिकल काम हो गया, ठीक है, वो अनएथिकल है। तो सर वो अनएथिकल कैसे हुआ? वो फॉल कर जाएगा आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपके पास कॉम्पिटेंस ही नहीं है काम करने का यार, आपके पास तो कॉम्पिटेंस ही नहीं है काम करने का, राइट। सो समझो बात को, अगर आपको पता है और आप गलती कर रहे हो तो इंटेग्रिटी, अगर आपको पता नहीं है फिर गलती कर रहे हो तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मतलब समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो दोनों में आप? ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो से क्या मतलब हुआ आपका? इंडिपेंडेंट हो से क्या मतलब हुआ? मतलब आपने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है वो किसी के बहकावे में आके नहीं किया है, अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज से किया है, ठीक है। कि कोई आपको कोई प्रेशर नहीं डाला है उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने के लिए, ना कोई प्रेशर डाला है ना आपने कोई प्रेशर लिया है, ठीक है। एकदम आप एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम एक सिंपल माइंडसेट, राइट माइंडसेट के साथ, फ्री माइंडसेट के साथ आपने वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, विदाउट एनी बायस, कोई भी भेदभाव किए बिना अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है। जैसे लेट सपोज, भेदभाव का एक एग्जांपल समझो। मेरे पास एक कंपनी की शेयर्स है और मैंने उसी कंपनी में अकाउंटेंट बन गया। बताओ, मैं क्या चाहूंगा कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो? बताओ, मैं क्या चाहूंगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो? इंक्रीज चाहूंगा, राइट, क्योंकि मेरे पास शेयर्स है। अगर इंक्रीज होगा तो शेयर्स का दाम बढ़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव हूं क्या? मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं, राइट, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं यहां पे, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं। दैट्स द रीजन, अगर आपको याद हो ऑडिट में हम लोग को इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस होगा तो ही वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा, ठीक है नाउ। तो वो था ऑब्जेक्टिविटी। हम लोग ऑब्जेक्टिविटी में और डिटेल में जाएंगे अभी, लेकिन हाँ फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपको जो बात पता है वो आप अपने तक रखो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं पता चला कि अगर लेट सपोज आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो, आपको पता चला अरे यार इस कंपनी में तो इतना प्रॉफिट आने वाला है, आपने जाके अपने दोस्त को बता दिया भाई देख इतना प्रॉफिट आने वाला है, तो शेयर खरीद ले, शेयर का दाम बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगेन आप फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहे हो,
ठीक है। या फिर लेट सपोज आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, आपको आपने ऑडिटर के पास सारा डेटा होता है, तो ऑडिटर ने देख लिया बोर्ड मीटिंग में कोई एक नया प्रोजेक्ट लेने वाला है कंपनी, उसने जाकर अपने दोस्त को बोल दिया भाई तू कंपनी का शेयर्स ले ले, इसका दाम बढ़ने वाला है। अगेन यू आर ब्रीचिंग द फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। बोलो क्लियर है क्या? फिर आता है प्रोफेशनल बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर? प्रोफेशनल बिहेवियर बेसिकली मींस कि आप जितने भी जो भी एक्ट हैं, लॉ है, रेगुलेशंस है, आप उससे कंप्लाई करोगे, आप इन डेज को कंप्लाई करोगे। ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आप कंप्लाई करोगे। आप ऑडिट में एक टर्म पढ़ते होंगे, अगर आपको याद होगा, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट? नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट? यस यस राइट, यस राहुल, नॉकलर। सो नॉकलर, तो वो नॉकलर अगर होता है, नॉन कंप्लायंस होता है, तो वो भी इसी में आता है प्रोफेशनल बिहेवियर में। ठीक है, तो आपको वहां पे देखना पड़ता है कि कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं है, कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं कर रही है, अगर कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रही, तो आपका एज एन ऑडिटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो अगेन आप पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या ये सब पॉइंट्स? मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आपको पांचों फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स बताया। क्या होता सबसे पहले बताओ तो, फटाफट बोलो तो। एथिक्स बताओ, एथिकल का प्रिंसिपल्स क्या होता? फर्स्ट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एकदम ईमानदार आदमी है। दूसरा क्या है बताओ तो? ऑब्जेक्टिविटी, एकदम इंडिपेंडेंट आदमी है। तीसरा क्या बताओ तो? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब उसको सब कुछ आता भी है। चौथा क्या है तो बताओ तो? कॉन्फिडेंशियलिटी, वो अपने पास जो इंफॉर्मेशन मिला है वो किसी और को नहीं देगा। और पांचवा क्या होता है बताओ तो? प्रोफेशनल बिहेवियर, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करेगा। लेकिन एक बात और समझो, कॉन्फिडेंशियलिटी में जो हम लोग बोलते हैं कि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है ऑडिटर से, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना। इफ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला क्या? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, एकदम सीधा आदमी है, एकदम ईमानदार आदमी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब विदाउट एनी बायस, एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्टिविटी पे हम लोग और डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। शायद इसीलिए आपके सीए के स्टडीज, आप जब सीए बन जाते हो तब भी आपको सीपीई आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है। याद है, पता है क्या? आपको सीपीई आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है, राइट? बिकॉज दिस इज एन अटेम्प्ट बाय एन आईसीआई कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपडेटेड रहे। ठीक है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपडेटेड रहे। दैट्स द रीजन वो सीपीई आवर्स का लिमिट लगता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, नाउ एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अपना काम जो करोगे ड्यू डिलीजेंस के साथ करोगे और एकदम कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए आपके काम में। ठीक है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, सोसाइटी आपको देखती है इज्जत से। अगर आप गलती करोगे तो सोसाइटी किस पे ट्रस्ट करेगी? राइट? तो इसलिए बेसिकली बोल रहा है कि आप पे सोसाइटी, पूरा नेशन ट्रस्ट करता है। राइट? मोदी जी ने क्या बोला था बताओ तो? मोदी जी ने क्या बोला था? स्टेटमेंट याद है क्या? सीए का साइन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सोसाइटी आप पे ट्रस्ट करता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सोसाइटी में जाके कि मुझे तो पता ही नहीं था, राइट? यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दैट नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो काम करो मत। ठीक है, जरूरी नहीं है कि देखो जैसे अगर मैं हूं, मुझे इन डेज का नॉलेज, अब मुझसे कोई आके पूछे जीएसटी का, नहीं आता भाई मेरे को जीएसटी, तो नहीं आता है जीएसटी इज नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर नहीं आ रहा है फिर भी मैं जीएसटी का काम लेके काम कर रहा हूं, दैट इज अ मिस्टेक। ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज इन डेज में है, तो जीएसटी में मैं क्या बोलूंगा? आई एम आउट ऑफ दिस। जीएसटी वाले में काम में क्या बोलूंगा? आई एम आउट ऑफ दिस, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। राइट? नाउ तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है
चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप एडवाइजर हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको अपने तक रखो। ये नहीं कि जाके सबको हल्ला कर दिया भाई इसका दाम बढ़ने वाला, शेयर से ले, शेयर से ले। करते हो ना आप लोग? बताओ तो, करते हो ना आप लोग? झूठ मत बोलना, करते हो ना आप लोग? करते भी हो तो बोलना मत यहां पे, और करना भी मत, करना भी मत अब से, ठीक है? नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़े जाओगे। To respect and maintain confidentiality of any information acquired as a result of professional and business relationship except when required by law। अगर लॉ मांगता है तो देना। अब सरकार को, मोदी जी को मत बोलना मोदी जी देखिए हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आपको, तो मोदी जी बोलेंगे मोदी, तो राहुल जी देखिए आपको हम यहां पे सीए का डिग्री भी नहीं रखने देंगे फिर, ठीक है ना? परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट एंड प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज ना। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब आप सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अब आते हैं हम लोग, मैंने बोला था ना मैं ऑब्जेक्टिविटी पे लौट के आऊंगा, मैंने बोला था ना मैं ऑब्जेक्टिविटी पे लौट के आऊंगा, बोलो बोला था कि नहीं? तो मैं आ गया, यही हूं मैं, आ गया हूं मैं। देखो थ्रेट्स, ऑब्जेक्टिविटी का थ्रेट्स, ऑब्जेक्टिविटी बहुत तरह से आ सकता है। देखो लेट सपोज, अब एक बात समझो, किसी कंपनी में, किसी कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है, वो एंट्री भी खुद पास कर रहा है और एंट्री को अप्रूव भी खुद कर रहा है। डोंट यू थिंक वो ऑब्जेक्टिविटी यहां पे इंपैक्ट हो गया? बताओ, जर्नल एंट्री खुद पास कर रहा है, जर्नल एंट्री को अप्रूव भी खुद कर रहा है, राइट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मेकर एंड चेकर को ब्रीच किया गया है यहां पे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये क्या हो रहा है? मुझे चाहिए ज्यादा पैसा, मुझे चाहिए खूब सारा पैसा। अब खूब सारा पैसा के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मेरा मेरा जो सैलरी है वो है 2% ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं प्रॉफिट्स को दे दनादन बढ़ाए जा रहा हूं, मैं प्रॉफिट्स को दे दनादन बढ़ाए जा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा सैलरी बढ़ेगा, राइट? इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है, राइट? मैं अपने फायदे के लिए गलती कर रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए गलत काम कर रहा हूं, अनएथिकल काम कर रहा हूं। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? एडवोकेसी थ्रेट बताओ तो। आप कंपनी को, आप कंपनी के लिए हित में इतना ज्यादा बोल रहे हो कि आप कंपनी का जो गलत हो रहा है उसको हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्या हुआ समझो तो, समझो बात को इसको। लेट सपोज क्या हुआ, आपने जॉब ज्वाइन किया, आपने जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, आपने जॉब ज्वाइन किया। अब जॉब ज्वाइन करके क्या आप लोग सब क्या करते बताओ तो? अपने दोस्त लोग के बीच में, अरे भाई तुझे पता है कि ये कंपनी गजब है यार, ये कंपनी गजब है, ये कंपनी गजब है भाई, एकदम गजब है कंपनी, राइट? अपने बारे में भाई कंपनी के एकदम ऐसे ऐसे भाई, ऐसे कंपनी है, दिस दैट, राइट? अब उस प्रोसेस में क्या हुआ, आप कंपनी को प्रमोट कर दिए, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, इस यहां तक कुछ गलत नहीं है, यहां तक कुछ गलत नहीं है। लेकिन कंपनी कुछ गलत कर रहा है, कंपनी कुछ गलत कर रहा है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करके हाईलाइट नहीं कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अब मैं ये नहीं बोल रहा कंपनी कुछ गलत कर रहा है जाके अपने दोस्तों को बोलो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। कंपनी का कुछ गलत कर रहा है और आपको ये बात पता चल रही है तो हाईलाइट करो ना, मैनेजमेंट को या सीनियर मैनेजमेंट को या डायरेक्टर्स को या दोस्त चार्ज गवर्नेंस को हाईलाइट तो करो। यू जस्ट डोंट से कि यू आर प्रमोटिंग योर क्लाइंट, नहीं, यू कांट से दैट प्रमोटिंग योर क्लाइंट या प्रमोटिंग योर कंपनी, नहीं, आप वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एडवोकेट फॉर योर कंपनी। जहां पे आप जॉब कर रहे हो, ये नहीं कि जो बोल दिया भाई, तुम जो बोल दिया वो ब्रह्मा जी का लकीर हो गया, नहीं, वो नहीं कर सकते हो आप। वो क्लियर है क्या? एडवोकेसी थ्रेट। फिर आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट, देखो ये सब थ्रेट्स जो है ना, ये मोर फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव काम आता है, ये मोर फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव होता है। जैसे अगर एडवोकेसी थ्रेट के बारे में बताओ अगर मैं ऑडिट पर्सपेक्टिव से, तो क्या होता है, लेट सपोज अगर ऑडिट क्लाइंट, ठीक है, मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं, ठीक है, मेरा क्लाइंट मेरे को बोला कि विशाल जी एक काम कीजिए ना, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, आपको तो ज्यादा नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, आप ही मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो, तो आप मेरे साथ बैंक चलोगे क्या? आप मेरे साथ बैंक चलोगे क्या? क्योंकि अगर बैंक का मैनेजर मेरे से कुछ पूछा तो आप बता पाओगे बेहतर तरह से, ठीक है? तो अब लेट सपोज अगर मैं उसके साथ बैंक चला गया, अगर मैं उसके साथ बैंक चला गया, तो बैंक मैनेजर के सामने मैं कंपनी के बारे में कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट है भी तो बोलूंगा क्या? बताओ तो।
अगर कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे मालूम है तो मैं बैंक को बोलूंगा क्या? अगर बोल दिया तो मेरा क्लाइंट चल जाएगा ये वाला। क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे विशाल जी आपको तो मैंने लेके गया था कि आप बैंक में लोन दिलवाओ मेरे को, आपने तो उल्टा मेरे अगेंस्ट बोल दिया, राइट? तो मैं कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, राइट? और अगर मैंने कंपनी के फेवर में सारी बात कर दी, अगर मैंने कंपनी के फेवर में सारी बात कर दी, तो मैं पब्लिक के साथ, बैंक के साथ गलत कर रहा हूं। मैं बैंक के साथ गलत कर रहा हूं, क्यों? मैंने कुछ इंफॉर्मेशन था कंपनी के बारे में नेगेटिव, वो बैंक से छुपाया, वो बैंक से छुपाया, राइट? तो इसलिए बोला कि अगर आप बैंक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो बैंक में जाके, तो यू आर एडवोकेटिंग फॉर योर कंपनी, यू आर एडवोकेटिंग फॉर योर कंपनी, ठीक है? आप अपने कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इस अपने क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो ना। आगे जाके अगर कंपनी में कुछ गलत निकला तो आपको रिपोर्ट करने में भी झिझक होगी, क्योंकि आपको रिपोर्ट करने में भी झिझक होगी, बोलो हाँ या ना? आपको रिपोर्ट करने में भी हेजिटेशन होगा कि यार मैंने तो बैंक को बोल दिया कि सब कुछ सही है, आप कैसे हेजिटेट, आप कैसे बोलूं कि गलत है, राइट? अगर मैं बोला गलत है तो बैंक तो आके मेरा गला पकड़ेगा, बैंक तो आके मेरा गला पकड़ेगा, राइट? फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट अगेन ये भी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है? बट फिर भी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब चीज का दूंगा, ठीक है ना? फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है कि लेट सपोज मेरा बड़ा भाई एक कंपनी में सीएफओ है, मैं उसी कंपनी का ऑडिटर हूं। बताओ मैं क्या उसका ऑडिट सही से कर पाऊंगा? मेरा बड़ा भाई एक कंपनी में सीएफओ है, मैं उसी कंपनी का ऑडिटर बन गया, बताओ क्या कर पाऊंगा क्या? अगर मुझे पता चल गया इस कंपनी में कुछ नेगेटिव है तो भी मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, क्यों? मैं अगर रिपोर्ट करते तो मेरे बड़ा भाई का जॉब चल जाएगा, मेरे भाई का जॉब चल जाएगा, राइट? मेरे भाई का जॉब चल जाएगा, मैं वो नहीं चाहता हूं, तो मैं उसका ऑडिट ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे क्या क्या? फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है? इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? आपको आपके डायरेक्टर ने बोला कि देख भाई विशाल तुझे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तुझे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और अगर मैं हाँ बोला तब तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, डायरेक्टर मान गया, डायरेक्टर ने मुझे बोला मैं मान गया, ठीक है? अगर मैं नहीं माना तो डायरेक्टर क्या बोलेगा? तुझे प्रमोशन चाहिए कि नहीं, तुझे प्रमोशन चाहिए कि नहीं, राइट? तुझे अपना सैलरी इंक्रीज करानी है कि नहीं, राइट? तुझे जॉब में रहना है कि नहीं? बहुत सारे, हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है देख ले, और बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे रिज्यूमेज आ रहे मेरे पास, तुझे रहना है कि नहीं यहाँ पे, राइट? तो ये सब हो गया। तो इसमें क्या होगा? इंटिमिडेशन। अब अगला मैं सोच रहा मैं तो जॉब कर रहा हूं यार, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मुझे तो अपनी जॉब बचानी है, भाड़ में जाए यार ये सब एथिकल प्रिंसिपल्स। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे अपनी जॉब बचानी है, भाड़ में जाए एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट? तो मैं क्या कर दिया, इस अपने जॉब को बचाने के लालच में मैंने गलती कर दी, तो यहां पे दो थ्रेट हो गया, एक मुझे लालच है अपने जॉब को बचाने का, तो वो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट, बोलो क्लियर है क्या? राइट नाउ इंटिमिडेशन से कुछ और याद आया क्या? वो शार्क टैंक में पीछे आया था ना, डू नॉट इंटिमिडेट मी, राइट? मतलब डू नॉट गिव प्रेशर ऑन मी, राइट? डू नॉट गिव प्रेशर ऑन मी, ठीक है? प्रेशर मत दो मेरे पे। नाउ मैनेजमेंट थ्रेट अगेन ये ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट का रोल ले लेता है तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट थ्रेट। मतलब बताओ तो ऑडिटर का रोल क्या होता है? ऑडिटर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमेंट करना, ओपिनियन देना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है या नहीं। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, राइट? अगर ऑडिटर खुद बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने लगे तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट थ्रेट, ठीक है? अकर्स इफ एन ऑडिटर एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्लियर है क्या? तो ये सब थ्रेट्स आते हैं, ठीक है? नाउ अब आपको इन थ्रेट्स को और इन 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, और अपने एथिकल इश्यूज को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? देखो मैं जो आपको क्वेश्चन में ये सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, मैनेजमेंट थ्रेट, ये सब वर्ड्स यूज करना है क्या? आपको अपने आंसर्स में ये सब वर्ड्स यूज करना है क्या? नहीं भी करोगे तो चलेगा,
नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो सर आपने ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो देखना ये सिनेरियो कहीं हो रहा है क्या। अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो हो रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हो रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हो रहा है। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलो बैक टू आवर चार्ट। तो हम लोग देखो, तो पहला क्या था? एथिकल इश्यूज। तो आप अब एथिकल इश्यूज ढूंढ सकते हो क्या? केस सिनेरियो को पढ़ के उसमें से एथिकल इश्यूज को ढूंढ सकते हो क्या? ठीक है, तो देखो जब भी आपका एथिकल इशू का क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्या बताया था, वो दो पार्ट का क्वेश्चन होगा। एक होगा अकाउंटिंग इशू, सबसे पहले होगा उसमें कुछ अकाउंटिंग का इशू, ठीक है, उसमें फिर होगा एथिकल इशू। ना अकाउंटिंग इशू डेफिनेटली आप डील कर सकते हो, आपको मालूम है। एथिकल इशू में एथिकल इशूज आप आइडेंटिफाई करने के लिए अब समर्थ हो गए हो। बताओ क्लियर है कि नहीं? आप एथिकल इशूज ढूंढ सकते हो या नहीं अब? ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि अगर एथिकल इशू है तो उसको काटे कैसे। अगर एथिकल इशू है तो उसको काटे कैसे? ठीक है, देखो तीन चीज हो सकता है, तीन चीज हो सकता है। पहला पॉइंट, अगर एथिकल इशू है अगर एथिकल इशू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपने अनएथिकल काम कर दिया, आपने अनएथिकल काम कर दिया, तब तो कुछ होगा ही नहीं, तब तो डायरेक्टली आप हो जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जाओगे डायरेक्टली। लेकिन यू आर थिंकिंग ओवर इट, यू आर थिंकिंग ओवर इट, यू आर थिंकिंग ओवर इट। अब जब आप थिंक कर रहे हो तो आप सोच रहे हो। आप कैसे सोचोगे बताओ? तो आप सोचोगे ऐसे कि यार ये जो सॉरी सॉरी यार ये जो एथिकल इशू है ये एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं, ये एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं, या फिर है या नहीं, नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं? अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉट एक्सेप्टेबल लेवल तक है तो आप क्या करोगे? आप इसको एलिमिनेट करोगे या रिड्यूस करोगे टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, रिड्यूस करोगे टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। ठीक है, आप इतना करने के बाद आप इसका कंसीक्वेंस भी देखना चाह रहे हो। अगर हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल्स तक नहीं ला पाए, अगर हम लोग इसको एक्सेप्टेबल लेवल्स तक नहीं ला पाए तो मेरा क्या होगा, उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़े जाओगे। राइट, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एथिकल इश्यूज कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये एप्रोप्रिएट, देखो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आइडियली इसके क्वेश्चन आएंगे, थिंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आइडियली आइडियली आइडियली। ठीक है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सेफगार्ड्स क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएट एक्शंस क्या हो सकता है, हमें वो लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखता है कि आपने गलती कर दिया है, अगर क्वेश्चन लिखता है कि आपने गलती कर दिया है, तब तो आपको डायरेक्टली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखता है कि आप सोच रहे हो करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, तब आपको अपना सेफगार्ड्स बताना पड़ेगा और फिर आपका कंसीक्वेंस बताना पड़ेगा। अगर गलती करोगे, अगर गलती करोगे बेटे तो तुम्हें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़ लेंगे हम। ठीक है, ऐसे एकदम हाथ मोड़ के ऐसे खड़ा है, तो गलती कर तो सही एक बार, तू गलती कर तो सही एक बार, तू जैसे गलती करेगा, तू जैसे गलती करेगा वैसे आके पकड़ लूंगा मैं तुझे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स या एप्रोप्रिएट एक्शंस। सेफगार्ड्स या एप्रोप्रिएट एक्शंस टू रिड्यूस रिस्क, एथिकल इशू, टू रिड्यूस ethical issue to acceptable levels, to reduce ethical issue to acceptable levels। अब समझो बात को कैसे करते हैं, आ जाओ। appropriate actions to be taken। ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशंस है, उनके लिए आईसीआई ने आपको बताया है कि किस केस में क्या एक्शंस लोगे, आपको बताया है।
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, बोला विथड्रॉ फ्रॉम डिसीजन मेकिंग या रिपोर्ट कर दो टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मालूम है क्या आपको? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मालूम है क्या आपको? बताओ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मालूम है क्या आपको? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? यू आर द डायरेक्टर एंड द ऑडिटर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नाउ withdraw from the decision making and report to TCWG. Now disclose the nature of conflict, ये conflict क्यों आया है उसका nature भी लिखो, या फिर and obtain consent from the relevant parties to undertake the professional activity when safeguards are applied to address the threat। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है? लेट सपोज आपके फर्म को एक क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मा दिया गया है। ठीक है, आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक प्रैक्टिसिंग सीए हो और आपके फर्म को उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मा दिया गया है। ठीक है, नाउ आप उस कंपनी के ऑडिटर भी हो, आप उसी कंपनी के ऑडिटर भी हो। ठीक है, बताओ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, राइट? तो आप आइडियली सिचुएशन में क्या करोगे? आप रिजाइन कर दोगे आइदर फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एफएस या ऑडिटर, किसी एक से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक से आपको रिजाइन करना पड़ेगा और आपको टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कर देना होगा, भाई देख ऐसा हो गया है तो मैं इसको रिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्ट ही मत करो, या एक्सेप्ट कर लिया तो रिजाइन कर दो। ठीक है, नाउ लेकिन अगर कंपनी बहुत छोटी सी है तो उसमें क्या होता है, इसका रिस्क बहुत ही एक्सेप्टेबल लेवल तक होता है, तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन क्या बोलता है कि उसके लिए आपको दोनों का टीम सेपरेट रखना होगा, जो एफएस बना रहा है और जो अकाउंट ऑडिटिंग कर रहा है उसका टीम सेपरेट कर दो और कंपनी को यह बात इंफॉर्म कर दो कि देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, मैंने ऐसा प्रिकॉशंस लिया है, आप क्या इस बात से ओके हो? अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों इस बात से ओके हो जाता है तो इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड कंपनी छोटी सी हो, कंपनी बहुत ही छोटी सी हो, कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो उस कंपनी में। ठीक है, एंड आपने टीम्स सेपरेट रखा है उन दोनों के लिए एंड आपने कंपनी को ये बात इंफॉर्म भी कर दिया है। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ तो बोल रहा है कंसल्ट विद आईसीआई ऑडिटर और द लीगल काउंसिल। आपको कुछ भी प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रहा है तो अपने ऑडिटर से बात कर लो, आईसीआई से एक्सपर्ट कमिटी है आईसीआई के पास, उससे गाइडेंस ले लो या फिर अपनी लीगल काउंसिल से बात कर लो। ठीक है, असेस द रिक्वायरमेंट्स टू कम्युनिकेट द सेम टू द रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, फिर एक्टिंग विद सफिशिएंट एक्सपर्टीज, आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के बारे में बात कर रहा है यहां पे। बोला ऑब्टेन असिस्टेंस विद एक्सपर्ट, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो एक्सपर्टीज ले लो ना वहां पे, आप गाइडेंस ले लो वहां पे। ठीक है, इंश्योर दैट देयर इज एन एडिक्वेट टाइम अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग रेलेवेंट ड्यूटीज। इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। एक बात बताओ, आप स्टैट ऑडिट करने जाते हो, वहां पे आपको वो लोग लंच कराते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं, डिनर कराते हैं, तो ये भी तो एथिकल इशू हो गया ना? बताओ हाँ या ना? ये भी तो एथिकल इशू हो गया, राइट? आप कुछ भी अपने ऑडिट क्लाइंट से आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, लेकिन आपने तो लिया ना, आपने लिया बेसिकली यहाँ पे लंच लिया, डिनर लिया, ब्रेकफास्ट लिया, राइट? पार्टीज ले रहे हो आप और आफ्टर ऑडिट क्लोजर पार्टीज ले रहे हो उससे, राइट? तो ये भी तो आपका एथिकल इशू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, क्योंकि ये एक कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है, सो इट इज दिस दो इट इज एन एथिकल इशू बट इट इज एट एक्सेप्टेबल लेवल्स। क्यों? क्योंकि ये सारी ऑडिट क्लाइंट हर ऑर्डर को दे रहा है। आप ऐसा नहीं यहाँ पे कि ये स्पेसिफिक ऑडिट क्लाइंट मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, नहीं,
ये सारा ऑडिट क्लाइंट अपने ऑडिटर को दे रहा है ये वाला, तो ये एक एक्सेप्टेबल लेवल रिस्क है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेट सपोज ऑडिट क्लाइंट ने मुझे एक BMW गाड़ी दे दिया, बताओ तो क्या होगा? ऑडिट क्लाइंट ने मुझे एक BMW गाड़ी दे दिया, बताओ तब क्या होगा? तो क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है? तो क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है? राइट? तो यहां पे आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। नाइदर ऑफर नॉर एक्सेप्ट द गिफ्ट्स, ठीक है। नॉन कंप्लाई, अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आप किसी क्लाइंट का ऑडिट करते थे, ठीक है। वो क्लाइंट था बैंक, वो था बैंक। आपने बैंक मैनेजर को बोला आपने कि भाई देख मुझे लोन लेना है, तो मुझे लोन दिलवा दे, और बैंक मैनेजर बोलता है कि देख मैं आपको लोन दिलवा दूंगा और एकदम एकदम मस्त, एकदम अच्छे रेट पे, एकदम कम से कम रेट पे लोन दिलवाऊंगा। बताओ क्या वो एथिकल इशू है या नहीं है? क्या वो एथिकल इशू है या नहीं है? अगर एथिकल इशू तो कौन से एथिक्स को इंपैक्ट करेगा बताओ तो? वो कौन से एथिक्स को इंपैक्ट करेगा, कौन से एथिकल प्रिंसिपल को इंपैक्ट करेगा, ये वाला बताना जरा सा मुझे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। बताओ कौन से एथिकल प्रिंसिपल को इंपैक्ट कर रहा है? चंदन वाई इंटीग्रिटी? क्या उसने किसी से कुछ छुपाया? नहीं ना, इट्स ऑब्जेक्टिविटी, इट्स ऑब्जेक्टिविटी। मैंने बताया था ना ऑब्जेक्टिविटी के तरीके, देखो सेल्फ इंटरेस्ट, आप खुद के फायदे के लिए काम कर रहे हो। वाई ऑनेस्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वाई ऑनेस्टी, ओके फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ओके ठीक है, अग्री इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपने अपने काम में ऑनेस्टी नहीं रखा, तो बोल सकते हो, ठीक है। बट यहां पे मेजर जो पॉइंट आपको डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट जो आपको इंपैक्ट कराना था वो था सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हो रहा है, यहां पे, ठीक है। देखो इंटीग्रिटी ना ऐसा चीज है, वो हर चीज में आ जाएगा। इंटीग्रिटी ऐसा चीज है, वो हर केस में आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर, हर केस में ही आ जाएगा इंटीग्रिटी। आपने लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो दो चीज हो सकता है, आपको लॉ एंड रेगुलेशन मालूम नहीं था तो आप चल जाओगे प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर, आपको मालूम था तो आप चल जाओगे इंटीग्रिटी में। तो मतलब इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर, ये इन दोनों में से कोई एक तो हर सिनेरियो में आएगा ही आएगा, समझ रहे हो बात को? अगर आपको मालूम था तो इंटीग्रिटी, अगर आपको मालूम नहीं था तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। नाउ इंड्यूसमेंट्स हो गया, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, उसके लिए कंसल्ट कर लो, इंटरनली कंसल्ट कर लो, लीगल एडवाइस ले लो, आईसीआई से बात कर लो, ठीक है। प्रेशर टू ब्रीच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, डिस्कसिंग द मैटर विद द हायर मैनेजमेंट, ऑडिटर्स, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी। तो ये सब आपका हो जाता है एप्रोप्रिएट एक्शंस या सेफगार्ड्स टू रिड्यूस, बताओ कैसे, क्या? टू रिड्यूस द एथिकल इश्यूज टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, बताओ क्लियर है क्या? ऑल गुड, ऑल क्लियर? परफेक्ट। अब आ जाते हैं मिसकंडक्ट। अगर आपने गलती कर दी, ठीक है, तो मिसकंडक्ट लिखना पड़ेगा। अगर आपने गलती नहीं किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप पे ये मिसकंडक्ट लग सकता है। देखो दो चीज होता है, आपने गलती कर दिया तो आप पे ये मिसकंडक्ट लग जाएगा। अगर आपने गलती नहीं किया, अब बस सोच रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप अगर गलती करोगे तो आप पे ये मिसकंडक्ट का क्लॉज लग जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है ना, आ जाओ। तो अब देखो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, सीए जो जॉब कर रहा है, सीए जो प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो जो जॉब कर रहा है उसके लिए क्या बोलता है, उस पर आपको लगेगा शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1। देखो बच्चों बोलना तो नहीं चाहिए बट मुझे एक बात बोलना पड़ेगा आपको कि आपको ये क्लॉजेस याद करने पड़ेंगे, इसमें आपका कोई लीवे नहीं है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये क्लॉजेस आपको रटना पड़ेगा, मतलब समझ के रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके रट लो, जाके वो लिख के आ जाओ, नहीं। ये क्लॉजेस आपको एक बार मतलब मैं समझा देता हूं क्लास में, लेकिन आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इसको रट लेना। देखो रटोगे तो आपको एफआर में भी काम आएगा, आपको ऑडिट में भी काम आएगा, राइट?
दोनों जगह कमाएगा, एक पंथ दो काज, रास्ता एक पर्पस दो, ठीक है। तो इसको रटना पड़ेगा, एंड आई डोंट हैव एनी इशू इन सेइंग इट ऑफ, ठीक है। क्यों रटना पड़ेगा? अरे यार कुछ कुछ चीजें होती है जिसको आपको डायरेक्टली स्टेट करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। आप उसमें ऐसा नहीं बोल सकते सर हम अपने वर्ड्स में लिख दे क्या। देखो कुछ हद तक मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम वर्ड टू वर्ड आपको एकदम वैसे लिखना है, लेकिन कुछ कुछ की टर्म्स है, जैसे देखो मैंने हाईलाइट किया है, फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, ये आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ की वर्ड्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप रोबोट नहीं हो कि आप इसी को जाके स्कैन करके वहां पे लिख दोगे, बट आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई डोंट हैव एनी सेम इन सेइंग दैट। चलो क्या है मतलब समझाता हूं मैं। मतलब समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। डील डन है क्या? डील डन है क्या? बोलो तो डील डन है क्या? चलो ठीक, आ जाओ। तो जो अगर सीए जॉब में है, देखो जॉब वाला आदमी है ना, तो उस पर सिंपल सा बस बोला है क्या, अ सीए इन प्रैक्टिस और नॉट, मतलब अगर सर्विस में भी है तो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ऑफ दिस एक्ट का मतलब, ऑफ दिस एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट के बारे में बात कर रहा है ये? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। यो इस एक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के रेगुलेशंस और इसके गाइडलाइंस। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के एक्ट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को का ब्रीच करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना जाएगा। फिर गाइडलाइंस क्या बोलता है? बोला सीए शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड शेल नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। नाउ जैसे ही बोल दिया ड्यू डिलिजेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंट होना चाहिए और ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज कवर कर लिया। वो आप जैसे ही बोल दो कि भाई तुम ग्रॉस नेग्लिजेंस मत करना, ग्रॉस नेग्लिजेंस मत करना, तुम अपने काम में ड्यू डिलिजेंस रहना, आप सब चीज कवर कर लिए। बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है ये वाला, ठीक है। आप उसमें सारा मिस्टेक्स को कवर कर लिए, सारा गलती को कवर कर लिए उसमें आप, ठीक है। नाउ अगर आप प्रैक्टिस में हो, अगर आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है, तो बोला कि आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाए जाओगे अगर आप फेल करते हो टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। क्लाइंट ने कुछ गलती की है, क्लाइंट ने कुछ गलती किया है, ठीक है, और आपको वो बात मालूम था, आपको वो बात मालूम था, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, राइट। फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। जैसे कंपनी जो है गोइंग कंसर्न इंपैक्टेड था कंपनी का, आपको ये बात मालूम पड़ गया था, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। नाउ जैसे जैसे बैंक का बहुत सारा असेट्स, बहुत सारा लोन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया था, आपको यह बात मालूम था, लेकिन आपने फिर भी रिपोर्ट नहीं किया, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो आप बन जाओ, आप गिल्टी हो जाओगे कहां? शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 5 में। नाउ शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 6, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, समझो बात को। फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती हो रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती है, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट नहीं किए हो, आप उसको रिपोर्ट नहीं किए हो। अब समझो बात को, इसका मतलब क्या है और हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस, मैं वो बताता हूं, समझो बात को। रेवेन्यू आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया है, आपने रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, आपने रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। नाउ वो जो कि इंड एस 115 के अकॉर्डिंग नहीं है, इंड एस 115 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये मिसस्टेटमेंट हो गया, बताओ हाँ या ना, ये मिसस्टेटमेंट हो गया। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि इसको रिपोर्ट करो, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आप आ जाओगे फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है, समझो बात को, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या हो रहा है, कोई एक बात था
कोई एक बात था जो मैनेजमेंट ने छुपाया, आपको बताया ही नहीं, लेकिन आपने को आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपको ये बात पता चल गया। तो अगर आपको बात पता चल गया तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में आपको बताना चाहिए था वो बात, ठीक है। नाउ इसमें क्या बोल रहा है, आप जब ऑडिट कर रहे थे तो मैनेजमेंट ने छुपाया नहीं था वो बात, बट मैनेजमेंट ने गलत कर दिया था वो काम, मैनेजमेंट ने वो काम गलत कर दिया था, तो आपको तब भी रिपोर्ट करना था, चाहे वो छुपाए चाहे वो गलत बताए, चाहे वो छुपाए चाहे वो गलत बताए, दोनों ही गलत है, आपको दोनों ही केस में रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सीए इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड इज ग्रॉस नेग्लिजेंट। और उसके बाद जो भी बचा उसको इसमें कवर कर लिया, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन आता है सीए इन सर्विस का तो आपको ये वाला क्लॉज दिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है सीए इन प्रैक्टिस का तो सिंपल सा आपको ये तीनों क्लॉज दिखना होगा, आपको ये तीनों क्लॉज लिखना होगा, वहां पे तीनों क्लॉज दिखना होगा, ठीक है, तीनों क्लॉज दिखना होगा। सो इसमें आपको यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है कोई भी कि आपको ये क्लॉज दिखे, ये क्लॉज दिखे या ये क्लॉज दिखे, सिंपल सा क्या करना, तीनों क्लॉज दिख देना वहां पे, ठीक है। दो आइडियली अप्रोच सही तो नहीं है, ये अप्रोच सही तो नहीं है, ये अप्रोच सही तो नहीं है, लेकिन आईसीआई यही अप्रोच फॉलो कर रहा है और हम लोग यही अप्रोच फॉलो करेंगे। ओके, चंदन बोल रहा है सर फिर से बताइए रिपोर्ट और डिस्क्लोज में क्या फर्क है। ओके, कभी इसको कभी कोचिंग बंक किया है क्या, कभी कोचिंग बंक किया है क्या, कभी भी कोचिंग बंक किया है क्या, लेट्स सपोज क्लास 11 12 में, अब तो सीए में आ गए, अब तो नहीं करते होगे डेफिनेटली, कभी कोचिंग बंक किया है क्या, या चलो चलो ऐसा बताओ, ऐसा देखो, आर्टिकल शिप में ऑफिस में छुट्टी लेना होगा आपको, अगर आर्टिकल शिप में ऑफिस में छुट्टी लेना होगा आपको, तो आपको आप क्या बोलते हो, सर आज तो बहुत माथा दर्द कर रहा है सर, एकदम नहीं आ पाऊंगा आज तो बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब है एकदम यार, आज तो एकदम नहीं आ पाऊंगा ऑफिस, राइट। इसको बोलते हैं रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब आपने गलत बोला, आपने गलत बोला, ठीक है, आपने गलत बोला। अब आप क्या, वो दूसरा बात आपने ऑफिस में अपने ऑफिस में अपने सीनियर को मैसेज किया, सर आज नहीं आ पाऊंगा, सर आज नहीं आ पाऊंगा, आपका मैनेजर बोला ओके, कुछ भी रीजन नहीं पूछा, ठीक है, कुछ भी रीजन नहीं पूछा और आपने बताया भी नहीं, तो आप इसमें आ गए फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। मतलब अगर आप साइलेंट रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, तो फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। अगर आप साइलेंट नहीं, आप झूठ बोल दे रहे हो, तो हो रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो, आप क्लियर है, अब क्लियर है क्या। चलो इसको और एग्जांपल एक प्रोफेशनल तरह से देते हैं, कंपनी गोइंग कंसर्न, कंपनी जो है गोइंग कंसर्न इंपैक्टेड था, कंपनी जो है गोइंग कंसर्न इंपैक्टेड था, लेकिन आपको ये बात मालूम था, आपने बताया नहीं, तो इसको बोलते हैं फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, ठीक है, फेलियर टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। नाउ दूसरा बात आपको जैसे मैंने बताया था रेवेन्यू का, ठीक है। नाउ रेवेन्यू जैसे सेल विथ अ राइट टू रिटर्न, उसमें क्या करना पड़ता है आपको रेवेन्यू जो है जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स आता है उसका रिवर्स करना पड़ता है, बोलो हाँ या ना, रिवर्स करना पड़ता है, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग, रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। आपको बात मालूम था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है, ठीक है, इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये मिसस्टेटमेंट है, राइट। आपको आइडियली रिपोर्ट करना चाहिए था, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब अगर आप चुप रह जाते हो तो फेलियर टू डिस्क्लोज अ फैक्ट, अगर आप चुप नहीं रखे उल्टा सही बोल रहे हो कि नहीं ये तो सही है, नहीं ये तो सही है, तो इसको बोलते हैं फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लॉजेस, सो इसके साथ हमारा एथिक्स का चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। बट अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, देखो तो आ जाओ फिर से अपने यहाँ पे, तो अकाउंटिंग इशू आपको आता है, एथिकल इशू में आपको एथिकल इशू कैसे आइडेंटिफाई करना मैंने बताया आपको। फिर जब इशू आइडेंटिफाई हो गया, देखो वो एक्सेप्टेबल लेवल तक है क्या,
अगर है तो ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है तो हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स या एप्रोप्रिएट एक्शंस, बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स या एप्रोप्रिएट एक्शंस। ठीक है, फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो किस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप बस आपके एथिकल आंसर का 3 कंपोनेंट होगा, बताओ तो क्या क्या 3 कंपोनेंट होगा? आपके एथिक्स के आंसर का 3 कंपोनेंट बताओ तो क्या क्या होगा? दिस एंड दिस एंड दिस, बताओ फटाफट बताओ। आपके एथिक्स के आंसर का 3 कंपोनेंट क्या होगा? एथिकल इश्यूज, सेफगार्ड्स प्लस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वेरी गुड गुनीता, वेरी गुड गुनीता। बताओ क्लियर है क्या? चलेगा क्वेश्चंस पे? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या? चलो आ जाओ। तो मैंने 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है, हम लोग ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके अलावा आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो आप उसको आप आईसीए के मटेरियल में आप उसको सॉल्व कर लेना वो वाला। अगर कुछ क्वेरीज आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलो हम लोग पहले 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन्फोस्टार लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। चलो क्वेश्चन को पढ़ो तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और एथिकल इशू आइडेंटिफाई करो आप लोग। आपने बोला ना आप कर लोगे, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ो और एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करो। अकाउंटिंग इशू क्या है और एथिकल इश्यूज क्या है वो आइडेंटिफाई करना आपको। अकाउंटिंग इशू क्या है इस क्वेश्चन में? अकाउंटिंग इशू क्या है इस क्वेश्चन में? आ जाओ पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है। इन्फो स्टार लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ आईटी सर्विसेज इन इंडिया। द डायरेक्टर्स आर पेड अ बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स अचीव्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एज पर द बोनस टेबल गिवन बिलो। ठीक है, द रेंज ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एंड बोनस टू डायरेक्टर्स। बोला इतना अगर प्रॉफिट्स होगा तो डायरेक्टर्स को बोनस इतना मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है, ध्यान रखना, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है। द मोर द प्रॉफिट्स बेटर द इंसेंटिव। तो आपको एक बात बताओ यहां पे, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स क्या चाहेगा? डायरेक्टर्स क्या चाहेगा यहां पे कि प्रॉफिट्स, बताओ डायरेक्टर्स क्या चाहेगा यहां पे? प्रॉफिट्स ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा चाहेगा वो। ठीक है, तो समझना यहां पे बात को, पढ़ो आगे बढ़ो। इशू क्या हो रहा है? ऑन 25 March 2002 Infostar sold land located adjacent to its head office to a third party Just Limited for a consideration of 40 crores with an option to purchase the land back on 25th May 2002 for 40 crores plus a premium of 6%. The amount received from the transaction eliminated the bank overdraft of Infostar Limited as on 31st March 2002. On the instructions of the chief financial officer of the company, who is a chartered accountant, the transaction was treated as a sale, including the profit rising on disposal in the statement of profit and loss ending 31st March 2002.
सबसे पहले अकाउंटिंग इशू के बारे में बात करें क्या? सबसे पहले अकाउंटिंग इशू के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे एथिकल इशू के बारे में। ठीक है, आ जाओ। ये है आपका आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अकाउंटिंग इशू क्या है समझो, देखो यहां पे आपका ये हो गया इंड एस 115 का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीपर्चेज अग्रीमेंट। याद है क्या? याद है क्या हमने पढ़ा था रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, राइट? अब हम लोग रीपर्चेज अग्रीमेंट्स में क्या पढ़े थे कि अगर आपका जो रीपर्चेज है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो रीपर्चेज करेगा या नहीं, वो रीपर्चेज करेगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो रीपर्चेज नहीं करेगा, तब तो आप उसको मानोगे, आप बोलोगे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है और आप उसको सेल मान लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रीपर्चेस करेगा, अगर आप उसको रीपर्चेस करेगा, तो हम लोग क्या देखते थे, दो चीज। हम लोग क्या देखते थे, दो चीज, बताओ तो, हाँ है ना? दो चीज देखते थे क्या? पहला था कि वो हायर प्राइस में रीपर्चेस करेगा, हायर प्राइस में रीपर्चेस करेगा, राइट? या फिर लोअर प्राइस में रीपर्चेस करेगा। अगर हायर प्राइस में रीपर्चेस कर रहा है तो वो क्या हो गया, बोला इट इज जस्ट अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, इट इज जस्ट अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और अगर लोअर प्राइस में परचेस कर रहा है तो इट इज अ लीजिंग अरेंजमेंट। याद है क्या वाला पॉइंट? याद है क्या वाला पॉइंट? और दोनों ही केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, आपने 40 लाख में सेल किया था और 40 लाख प्लस 6% का प्रीमियम, दैट इज हायर प्राइस में आप परचेस करें, मतलब ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है? नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्या हम लोग इसको सेल मानेंगे? नहीं, सेल नहीं मानेंगे। तो जो पैसा मिला है उसको क्या करें, जो पैसा मिला है उसको क्या करें, तो बोला लैंड को आपको डी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, आपको लैंड को डी रिकॉग्नाइज नहीं करना होगा। आपको जो पैसा मिला है, इन्हीं प्रोसीड्स आपको अगर मिला है तो उसको आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए, और आपका जो गेन और लॉस ऑन सेल रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करना चाहिए, उसको रिवर्स करना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या वाला पॉइंट? क्लियर है क्या वाला पॉइंट? अब आते हैं, ये बात किया हमने अकाउंटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से, ये हमने बात किया अकाउंटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से। नाउ लेट अस टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिकल इशू। नाउ लेट्स टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिकल इशू। व्हाट इज द एथिकल इशू? क्वेश्चन पढ़ो आप अपने से एंड मुझे बताओ क्या एथिकल इशूज आ रहा है यहां पे, क्या एथिकल इश्यूज आ रहा है? आप लोग बताओगे मेरे को। देखो कैसे कैसे ढूंढना है वो समझो बात को। माइंड में हमेशा वो 5 प्रिंसिपल्स को रखो, हमेशा माइंड में 5 प्रिंसिपल्स को रखो, और हमेशा माइंड में वो 5 थ्रेड्स को भी रखना। ऑब्जेक्टिविटी ढूंढने के लिए माइंड में वो 5 थ्रेड्स को भी रखना। अब उन पांचों प्रिंसिपल्स और पांचों थ्रेड्स को ढूंढो। यहां पे कोई ऐसा लाइन है, कोई ऐसा वर्ड है जो उनको इंपैक्ट कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, वेरी गुड। तो एक बार लिस्ट बना लेते हैं पहले, फिर उसको बताएंगे कि कैसे लिखना है। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, चलो ठीक है, आ जाओ। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, फिर बताओ तो और क्या आएगा, और क्या आएगा बताओ तो, और क्या आएगा बताओ तो। पहले लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। बताओ और क्या आएगा। और एक चीज आएगा, या तो इंटेग्रिटी, या तो इंटेग्रिटी आएगा, या तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आएगा। दोनों में से एक चीज आएगा ही, राइट? एक चीज आएगा दोनों में से, कोई भी। कौन सा आएगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है क्या, क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन बता रहा है क्या कि उसको पता था या नहीं? बताओ, क्वेश्चन बता रहा है क्या इसको पता था या नहीं? नहीं बता रहा है, राइट? नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है यहां पे। ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, फिर क्या आएगा, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिविटी आ गया, और ये आ गया। अब बताओ और क्या आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो मुझे और बताओ। और कुछ आ रहा है क्या?
और कुछ आ रहा है क्या? प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों चंदन, चलो बताओ क्यों प्रोफेशनल बिहेवियर? जानबूझ के किया, हमें पता है कि जानबूझ के किया। और अगर आप बोलोगे जानबूझ के किया तो इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा, फिर तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों आएगा? प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या था मतलब? प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या था? देखो, जानबूझ के किया मतलब इंटीग्रिटी इंपैक्ट हुआ। आपको पता था, आपने फिर भी किया, तो इंटीग्रिटी इंपैक्ट होगा। प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों इंपैक्ट होगा? प्रोफेशनल बिहेवियर अब आता है इस कारण से, बताओ प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों आएगा? क्योंकि उसने इन डेज का कंप्लाई नहीं किया, उसने इन डेज को कंप्लाई नहीं किया, इसलिए आएगा प्रोफेशनल बिहेवियर। आपने जो बोला प्रोफेशनल बिहेवियर, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट कैसे अराइज हो रहा है आपको वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको मतलब क्यों बताया इन चीजों का, मैंने मतलब क्यों बताया ताकि आप ये समझ सको कि अच्छा ये क्यों अराइज हो रहा है। तो लिखो प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। नाउ अब बताओ, क्या सिर्फ इतना सा लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा? क्या इतना सा लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा? नहीं। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है आपको, स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी सॉरी, आईसीआई का जो आंसर्स का लिखने का पैटर्न है वो क्या बोलता है आपको, कि जब भी आपको एथिकल इशू लिखना होगा तो पहले आइडेंटिफाई द इशू, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू प्लस मेंशन हाउ, हाउ या वाई इट अरोज, ये आया क्यों ऐसा, ये एथिकल इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। हाउ या वाई इट अरोज, वट एवर इट इज, ओके। हाउ या वाई इट अरोज, बोलो क्लियर है क्या? जैसे जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे लिखोगे उसमें बताओ तो, कैसे लिखोगे उसमें बताओ तो? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है, सो द डायरेक्टर्स हैव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, टू इंक्रीज देयर इंसेंटिव्स, राइट? सो दिस गिव्स अ रीजन टू द सीएफओ टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, to increase the profits, right? That's the reason they are recording the repurchase agreements as a sale transaction, which in turn will increase, which in return will increase the profitability of the company, right? And hence impacts the objectivity of the CFO, and hence impacts the objectivity of the CFO। वो समझ रहे हो कैसे लिखना है? सिर्फ लिख दोगे नहीं, नहीं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है या फिर ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्ट हुआ है, मार्क्स भी आपको ऐसे ही दे देगा, जाओ जीरो देंगे। तो आप जैसे आप भी लिखें डायरेक्टली सेल्फ इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिविटी इंपैक्टेड, तो वही बोलेगा जीरो, डन। तो आपको यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये आपका प्रिंसिपल, ये वाला इंपैक्ट हो रहा है, और ये वाला प्रिंसिपल क्यों इंपैक्ट हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि देखो यहां पे इंड एस का फॉलो तो नहीं हुआ है, यहां पे इंड एस का फॉलो नहीं हुआ, विच इंपैक्ट्स द प्रोफेशनल बिहेवियर। यहां पे इंड एस का फॉलो नहीं हुआ है, which impacts professional behavior because this is in non compliance with the law। non compliance with law क्यों? क्योंकि इंड एस लॉ है क्या? इंड एस लॉ है क्या? इंड एस लॉ है क्या? नहीं, लेकिन कंपनीज एक्ट इंड एस को फॉलो करने बोलता है, सेक्शन 133, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है इंड एस को फॉलो करने के लिए, तो इंड एस लॉ बन गया वहां पे। तो आप अगर इंड एस को फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब 133 को फॉलो नहीं कर रहे हो, 133 को फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर आपका इंपैक्ट हो गया। नाउ इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना पड़ेगा कि इफ मैनेजमेंट वाज अवेयर ऑफ दिस, if management was aware of the accounting treatment, then this impacts the integrity of the CFO, this impacts the integrity of the CFO। if management was not aware of it, if CFO was not aware of it, then this impacts the professional competence and due care of the CFO। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
सब भालो, मतलब समझ में आया कैसे लिखना है? मैं लिख के दिखा दूं क्या? आप बोलोगे तो मैं लिख के भी दिखा दूंगा। लिखना है? एक आंसर लिख दूं मैं आपके लिए? एक आंसर लिख दूं क्या आपके लिए? चलो लिखता हूं, एक आंसर लिखता हूं। सारा आंसर नहीं लिखूंगा मैं, एक आंसर लेकिन जरूर लिखता हूं आपके लिए, ठीक है? आ जाओ। इसमें क्या लिखना होगा आपको? लिखो यहां पे एथिकल इश्यूज। एक मिनट रुकना, मैं आई थिंक बैटरी डिस्चार्ज हो गया इसका। नहीं क्या 94% है तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? चलो ठीक है। एथिकल इश्यूज, पहले क्या लिखोगे आप बताओ? एथिकल इश्यूज में क्या लिखोगे? सिंस, ओके, रुको एक मैं टर्म लेता हूं वहां से, टर्म यहां से लेता हूं। info shall located this one, okay. The accounting treatment suggested by CFO is in non-compliance with Ind AS 115, is a non-compliance with Ind AS 115, and hence a non-compliance of Companies Act, which leads to an ethical issue of professional behavior. तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर लिख दिया। फिर क्या लिखोगे आप यहां पे बताओ तो? फिर क्या लिखोगे आप बताओ यहां पे? फिर लिखोगे यहां पे आप क्या कि इफ CFO was aware of this accounting treatment, if CFO was aware of this accounting treatment and still does misstatement, then he is not showing integrity. Okay, further, if CFO was not aware of accounting treatment, okay, then it impacts professional competence and due care, ठीक है? फिर और क्या लिखोगे? सिंस द इंसेंटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स देखो इसमें ना एक बात मैं बताऊंगा आपको, चलो पहले मैं लिख देता हूं फिर बताऊंगा। इंसेंटिव ऑफ डायरेक्टर्स आर लिंक्ड टू, इंसेंटिव है बोनस है, बोनस है ना, टर्म बोनस दिया हुआ है ना, टर्म बोनस है ना, आर लिंक्ड टू प्रॉफिट्स, दिस gives an incentive to directors
टू इन्फ्लेट profits so as to get higher bonus. This impacts objectivity. बस हो गया। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, बस ये हो गया। एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके आपने दे दिया, ये आपने एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके देखा। लेकिन आपने जो आंसर लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, बट आपको यहाँ पे एक बात ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में हर एथिकल इशू के लिए एक पैराग्राफ लिख देना, हर एथिकल इशू के लिए एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। एक एथिकल इशू लिखा, पैराग्राफ चेंज कर देना, एक एथिकल इशू लिखा, पैराग्राफ चेंज कर देना, एक एथिकल इशू लिखा, दूसरा एथिकल इशू जाने के पहले पैराग्राफ चेंज कर देना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? एग्जामिनर आपको मालूम है ना कैसे पेपर चेक करता है? एग्जामिनर मालूम है ना कैसे पेपर चेक करता है? अगर आप एक पैराग्राफ में सब चीज घुसा के लिख दोगे, वो सोचेगा क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, 4 मार्क्स है, ठीक है 2 दे दो, निकालो, 2 दे दो, निकालो। लेकिन आपने ब्रेक कर दिया तो आप उसके माइंड को अटैक कर दिए, अरे भाई कुछ अलग, अच्छा और कुछ लिखा है, अच्छा और कुछ लिखा है, तो उसको 4 मार्क्स देना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, उसको ऐसे मार्क्स देना पड़ेगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट डायरेक्टर्स के लिए है, सीए के लिए नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी हाउ? डायरेक्टर्स में यहां पे सीएफओ भी तो आ रहा है ना, सीएफओ डायरेक्टर्स में नहीं आएगा क्या? ऑब्जेक्टिविटी तो आया ना, इंपैक्ट बोलो कुनीता, राइट? नाउ देखो यहां पे सिंपल सा बात ये हो रहा है कि मैं सिर्फ उस सीएफओ के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं उस सीएफओ के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे उस सीएफओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि यहां पे आपको कंपनी गलत काम ना करे। कंपनी के लिए तो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया ना। बताओ उन डायरेक्टर्स, लेट सपोज वो डायरेक्टर्स इंजीनियर्स थे, वो डायरेक्टर्स इंजीनियर्स थे, लेट सपोज, ठीक है, उन पे तो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं लगेगा आपका ये वाला, लेकिन आपका सीएफओ जो सीए है उस पे तो प्रोफेशनल एथिक्स लगेगा ना। बोलो, तो सीए को तो देखना था ना कि भाई ये डायरेक्टर्स अपने अपने फायदे के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स ले रहे हैं, तो डायरेक्ट सीएफओ को तो ठीक करना था। लेकिन क्या सीएफओ ने ठीक कराया? नहीं, सीएफओ उल्टा बोल रहा है कि भाई देख ऐसे ऐसे कर लेना, सीएफओ उल्टा अकाउंटेंट को बोल रहा है ऐसे ऐसे कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीएफओ का भी मिली भगत है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? सीएफओ का भी मिली भगत है उसमें, समझे? डन। सो ये हो गया एथिकल इश्यूज। अब इस क्वेश्चन में आपको एथिकल एक्शंस मांग रहा नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द एथिकल एंड अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द अबव इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस रेफरिंग टू इंड एएस वेरेवर अप्रोप्रिएट। तो इसमें ना क्वेश्चन मांग रहा नहीं है आपको, ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर वो सब कुछ मांग रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक्शंस क्या होगा इसका बताओ, तो इसका एक्शंस क्या होना चाहिए? अब एक बात बताओ, इसमें ये गलती किसके ऊपर थोपा जा रहा है? देखो, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन वाज ट्रीटेड एज अ सेल, ठीक है। अब ये आ रहा है इंस्ट्रक्शंस किस पे? सीएफओ ऑफ द कंपनी ये काम करा रहा है, सीएफओ कंपनी काम करा रहा है, किससे करा रहा है? अकाउंटेंट से करा रहा है। तो अकाउंटेंट से करा रहा है, तो अब अकाउंटेंट क्या करेगा बताओ, तो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएफओ, राइट, अकाउंटेंट ये सब गलती कर रहा है, तो ये क्या एक्शंस लेना चाहिए इसमें बताओ? पहला एक्शंस, डिस्कस विद द हायर मैनेजमेंट। हायर मैनेजमेंट मतलब जिसका बोनस लिंक्ड ना हो। अगर आप जिसका बोनस लिंक्ड है उससे डिस्कस करने जाओगे तो वो तो उल्टा आपको ही मारेगा, राइट, वो तो उल्टा आपको ही मारेगा। बोलो हाँ या ना? वो मूवी देखा है ना आपने, बाजीगर मूवी देखा है क्या आपने? बाजीगर ही था ना वो वाला मूवी, जैसे शाहरुख खान को उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, राइट। वो किसको डिस्कस करने आया था? वो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करने आया था, क्योंकि और किसी से भी डिस्कस करता वो तो उसी गैंगस्टर का ही आदमी लोग था सब कोई, राइट। तो ऐसे आदमी के पास जाओ जो इसमें मिली भगत जिसका ना हो, ठीक है। तो उसको जाओ आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आप उनके पास जाओ, या ऑडिट कमेटी के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करो। अगर वहां से भी आपको ये रिजोल्यूशन ना मिले तो जॉब रिजाइन कर दो,
जॉब रिजाइन कर दो। सर आपको बोलने में तो क्या लगता है, छोटा सा बात लगता है, जॉब रिजाइन कर दो। हमें मालूम है जॉब रिजाइन करेंगे तो फिर कहां से रोटी कहां से खाएंगे, रोटी कहां से खाएंगे, राइट। तो आई अंडरस्टैंड दैट्स अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, वॉट एवर, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ ठीक है, मुझे जो याद था मैंने बोला, ठीक है वॉट एवर, आप समझ गए ना, कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना, आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मूवी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। सुना, सो बेसिकली यहां पे बोलता है कि अगर आप अभी डेफिनेटली देखो प्रैक्टिकली ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि जॉब रिजाइन कर दो, बट यहां पे स्टैंडर्ड ये बोल रहा, स्टैंडर्ड आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो ये बात बोलता है कि अगर आप यहां पे गलती करते हो तो आपको लॉन्ग रन में बहुत गंदा इंपैक्ट करेगा ये, कि अगर अगर आपसे लेट सपोज आईसीआई आपसे आपका डिग्री ही छीन लिया तो फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए बेटर है कि आज जॉब छोड़ के कोई दूसरा जॉब ले लो जहां पे सब चीज एथिकल काम होता हो, ठीक है, वो आपको ज्यादा ग्रोथ देगा। ये हो गया एक्शंस। फिर आ जाएगा आपका क्या, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या लिखोगे आप बताओ तो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कौन सा लिखोगे, यहां पे ये वाला लिखोगे, देखो कौन सा है, कहां गया, कहां गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यहां पे क्या था, सीए इन सर्विस, तो आप ये वाला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या, इज दैट क्लियर एवरीवन। चलो वंडरफुल। अब मुझे एक क्वेश्चन और लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके स्टडी मटेरियल से नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कहां से बताओ, आरटीपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला आरटीपी में इन्होंने। आरटीपी में 2024। चलो क्वेश्चन पढ़ो और हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन को, आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला इन्होंने। पहले बताओ ना, अभी तक आपने जो एथिक्स पढ़ा, यहां पे एथिक्स पढ़ा, कुछ डिफिकल्ट था क्या, कुछ डिफिकल्ट है क्या, नहीं। एक बात और बताओ, डू यू थिंक आप जाके रट के एग्जाम में आंसर लिख सकते हो एथिक्स का, डू यू थिंक आप बस रट के जाके आंसर लिख सकते हो एग्जाम में एथिक्स का, नहीं। हाँ बस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला पार्ट तो डेफिनेटली रटना पड़ेगा, बट अदर्स अगर आप रट रहे हो सो आप डेफिनेटली एग्जाम में आंसर्स भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे, पहला पॉइंट, और ना ही आप ये पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, रटना नहीं, बस एथिकल इशू वाला पार्ट के लिए बोल रहा हूं, और सब आप रट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बट लेकिन एथिकल इशू वाला पार्ट आपको समझ के आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर केस में अलग अलग सिनेरियो हो सकता है कैसे वो अराइज हो रहा है, ठीक है। आप जब जाके सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते हो कि फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, बस रट के ये 5 पॉइंट लिख दिया आपको मार्क्स मिल गया, नहीं होगा वो चीज। आपको लिखना पड़ेगा कि देखो ये वाला इंपैक्ट हो रहा है, ये वाला इस कारण से इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो पढ़ो ये क्वेश्चन को आप। Astra Limited is a listed company which operates in the defense and fiber optic sector. It supplies fiber optic cables and racks in the domestic country. This activity is only a trading activity for Astra Limited as it procures goods from pre-approved suppliers and after inspection sells the goods to IT companies. क्या बोल रहा है, इसका बिजनेस ऑपरेशन समझा रहा है बेसिकली, यहाँ पे कोई इशू की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट पैराग्राफ में अपना बिजनेस का ऑपरेशन समझा रहा है कि लिस्टेड कंपनी है और डिफेंस और फाइबर ऑप्टिक्स में काम करता है। इट सप्लाइज फाइबर ऑप्टिक्स एंड रैक्स टू डोमेस्टिक कंट्रीज। द एक्टिविटी इज ओनली अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब परचेस करता है और बेचता है, ट्रेड करता है, ठीक है। अज इट प्रोक्योर्स गुड फ्रॉम प्री अप्रूव्ड सप्लायर्स एंड आफ्टर इंस्पेक्शन सेल्स द गुड्स टू आईटी कंपनी, मतलब अक्वायर किया, इंस्पेक्ट किया, सेल किया, अक्वायर, इंस्पेक्ट, सेल। The sale contract requires Astra Limited to deliver the goods to the IT companies. Okay, payment terms are 30 days after the invoicing date to Astra, after the invoice date to Astra Limited. क्लियर है, बिजनेस ऑपरेशन समझाया है फर्स्ट पैराग्राफ में, क्लियर है क्या बिजनेस ऑपरेशंस, अक्वायर, इंस्पेक्ट, सेल,
रिसीव द पेमेंट विद इन 30 डेज। बोलो क्लियर है क्या बिजनेस ऑपरेशंस? चलो, मिस सुपर्णा दास गुप्ता, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, has recently joined Astra Limited as the head of the finance department. The COO, Chief Operating Officer, also the Executive Director of Astra Limited, is a Miss Padmaja Srinivasan, a mechanical engineer with an MBA from Harvard University, who rose through the ranks through her excellent skills in the project management, marketing, and customer management. Her remuneration includes a bonus computed as a percentage of turnover achieved during the year and an additional incentive for achieving an EBITDA in excess of 15% of turnover. एक लाइन बताओ, एक वर्ड बताओ, एक चीज बताओ मेरे को। दो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने एक एथिकल इशू आइडेंटिफाई कर लिया। दो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने एक एथिकल इशू आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोस्पेक्टिव एथिकल इशू आइडेंटिफाई कर लिया। बेसिकली मैंने एक प्रोस्पेक्टिव एथिकल इशू आइडेंटिफाई किया। कुछ भी जो भी एथिकल इशू होगा डेफिनेटली आपका प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा होगा। बोलो हाँ या ना? जो भी एथिकल इशू होगा यहां पे प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि मिस पद्मजा श्रीनिवासन का जो रेम्यूनरेशन है वो बोनस एज अ कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एंड एबिडा इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ टर्नओवर है, राइट? अस्त्रा लिमिटेड हैज सोल्ड अ फाइबर ऑप्टिक केबल। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, आप इस पैराग्राफ को पढ़ो और मुझे बताओ कि अकाउंटिंग इशू क्या है। फॉरगेट अबाउट एथिकल इशू, आप पहले बताओ अकाउंटिंग इशू क्या है। देखो, जब एक बात को मन में ठान के बैठ जाओ, जब भी एथिकल इशू का क्वेश्चन आएगा वो अकाउंटिंग इशू के साथ ही आएगा। अकाउंटिंग इशू और एथिकल इशू जय और वीरू हैं। क्या वीरू चलता है जय के बिना? क्या वीरू कहीं जाएगा जय के बिना? बताओ तो, कहीं जाता है वीरू क्या जय के बिना? नहीं, वीरू नहीं जाएगा जय के बिना। तो एग्जैक्टली एथिकल इशू और अकाउंटिंग इशू जय वीरू है। चलो पढ़ो, बताओ मुझे। रेवन करण अर्जुन आएंगे। ओहो गुनीता, आप सीख गए हो, साथ आएंगे। हाँ चलो ठीक है। चंदन ने आंसर दिया है, रेवेन्यू रिकग्नाइज थ्रू ऑल्दो सेल या ट्रांसफर डिड नॉट हैपन, वेरी गुड। इन डेज 115 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट कंप्लीटेड, रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकग्नाइज, वेरी गुड स्नेह, वेरी गुड स्नेह। सो इन डेज 115 क्या बोलता है आपका कि आप रेवेन्यू रिकग्नाइज तब करोगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होता है? जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है? मैंने इंडिकेटर्स बताया था इंडेक्स 115 में। बताओ तो क्या क्या इंडिकेटर्स था, बताओ तो। Physical position has been transferred, right? Risk and rewards has been transferred. Customer has accepted the product. Title deeds are transferred. There is a right to receive the payment, right? तो इसमें क्या बताओ, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो गया है क्या? फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो गया है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज क्यों किया? आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज क्यों किया? क्योंकि आपका यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, क्योंकि यहां पे आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, राइट? आ जाओ पढ़ते हैं।
Astra Limited has sold fiber optic cables amounting to 2 crores. Invoice dated 31st March 2022 to Ethernet Bullet Limited, a company providing high-speed internet connectivity services through fiber optic cables. पता है कि fiber optic cables क्या होता है? Do you know what is fiber optic cables? Do you know what is fiber optic cables? So जब भी आप वाईफाई लेते हो ना तो देखते हो ना ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, राइट, जियो फाइबर, राइट, तो वो फाइबर केबल होता है जिससे आपका वाईफाई इंटरनेट चलता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। नाउ अस्ट्रा लिमिटेड हैज सोल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल अमाउंटिंग टू ₹2 crores इनवॉइस डेट 31st March 2022 to Ethernet Bullet Limited, a company providing high speed internet connectivity services through the fiber optic cables as well as dedicated leased lines. The service unit of Ethernet Bullet Limited is located next to the service unit ऑफ एथरनेट। द कस्टमर का जो सर्विस यूनिट है वो फैक्ट्री के, मेरे फैक्ट्री के बगल में ही है। कस्टमर, मेरे कस्टमर का जो लोकेशन है मेरे फैक्ट्री के बगल में ही है। ऑल्दो द गुड्स वेयर नॉट मूव टू द एथरनेट बुलेट सर्विस यूनिट, अस्ट्रा लिमिटेड रिकॉग्नाइज द सेल फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट सर्विस यूनिट इज एडजेसेंट एंड हेंस द ट्रांसफर कैन हैपन विद इन फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स में भी होगा तो कर दो ना, तो कर दो ना, रुके क्यों हो, राइट, तो कर दो, किया क्यों नहीं? अगर किया नहीं मतलब कुछ तो दिक्कत है, या तो आपका सामान रेडी नहीं है, बना नहीं है, राइट, या इंस्पेक्शन बाकी है, कुछ तो दिक्कत है अभी आपको अगर नहीं किया है। अगर लग रहा है कि मिनट्स में कर सकते हैं तो नहीं किया क्यों नहीं आपने? क्या कस्टमर ने बोला है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट है क्या ये वाला? क्या ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है बिल एंड होल्ड के लिए। अगर बिल एंड होल्ड होता तो बात अलग था, लेकिन बिल एंड होल्ड के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बिल एंड होल्ड तो नहीं मान सकते इसको हम लोग। तो आपने नहीं किया मतलब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं किया। अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो? आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तो वो गलत है, वो गलत है। फिर क्या बोल रहा है? एनुअल रिजल्ट्स आर ड्यू फॉर बोर्ड अप्रूवल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March एंड रिक्वायर द साइन ऑफ मिस सुपर्णा दासगुप्ता। सुपर्णा दासगुप्ता कौन है भाई? फाइनेंस की हेड थी ना सुपर्णा दासगुप्ता। हाँ, सुपर्णा दासगुप्ता का फाइनेंस अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल चाहिए, हेड ऑफ फाइनेंस है ना भाई, अप्रूवल चाहिए होगा उसका। तो बोले सुपर्णा दासगुप्ता हैज बीन गिवन अ 40% इंक्रीमेंट। देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट ऑफ ट्रांसफर भी दिया है 31st March। कहां पे दिया है? ठीक है, सुपर्णा दासगुप्ता को बोल रहा है 40% इंक्रीमेंट दिया है ऑन ज्वाइनिंग अस्ट्रा लिमिटेड विच इनेबल्स हर टू कंफर्टेबली पे ऑफ हर हाउसिंग लोन मॉर्गेज एवरी मंथ। Additionally, she is also given perquisites in the form of business class travel and exclusive software-driven car and stock options of the company. Accordingly, she has stated that she cannot afford to lose this job as the salary and the perquisites are among the best in the country. बहुत सारी कंपनीज का ये पॉलिसी होता है, बहुत सारी कंपनीज का ये पॉलिसी होता है कि इसको एम्प्लॉय को इतना पैसा दे दो कि छोड़ के जाए ही नहीं कहीं। ठीक है, नाउ जस्ट गोइंग लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक, लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक। कभी भी इस टाइप की कंपनीज के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। दो हम लोग अगर जब सीए बनते हैं इनिशियली तो हम लोग को लगता है हम लोग का बस एक ही प्रिंसिपल होता है, WPM। हमारा एक ही प्रिंसिपल होता है जॉब ज्वाइन करने के लिए, WPM। मालूम है कि WPM का मतलब क्या होता है? Whoever pays more, जो भी ज्यादा पैसा देगा हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। हमारा एक ही इंटेंट होता है। सो आई विल रिक्वेस्ट, जब भी आप सीए बनो, डोंट गो फॉर दिस पॉलिसी होवे पेज मोर, रैदर गो फॉर द प्रोफाइल जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसमें जाना चाहिए, ताकि आपको अगर प्रोफाइल में इंटरेस्ट करने चले गए तो लॉन्ग रन में पैसा ही पैसा होगा, पैसा कमी नहीं होना। आप सीए बन गए तो पैसा कमी नहीं होगा आपको डेफिनेटली, बट इन स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो आपको सिर्फ पैसे के लालच में आपको रख रहा हो। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा याद दे रहा है, पैसा याद दे रहा है तो काम वैसा ही होगा कि लोग जल्दी उस प्रोफाइल को ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट एप्लीकेबल, जैसे कंपनीज लाइक PNG, ITC ज्यादा पैसे देती है तो बट उसका प्रोफाइल भी अच्छा होता है, तो यू कैन ज्वाइन डेफिनेटली। नाउ एडिशनली सी इज ऑल्सो गिवन परक्विजिट्स इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस क्लास ट्रेवल, ये सब पढ़ लिया। अकॉर्डिंगली सी हैज स्टेटेड दैट सी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब। क्या बोल दिया उसने यहाँ पे? सी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब। एक बात बताओ, अगर कहीं किसी कंपनी में आप गए और आप वहां पे बोल दिए कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब, बताओ क्या हो जाएगा वहां पे? बताओ क्या हो जाएगा?
आपका बॉस इस बात का एडवांटेज उठाएगा, राइट। जैसे ही पता चल गया ना कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, इस बात का एडवांटेज उठाया जाएगा, राइट। सो नेवर लेट योर वीकनेस कम इन फ्रंट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, अगर आपका फैमिली सिचुएशन जैसा भी हो, वीक हो, स्ट्रांग है, जैसा भी हो, डोंट लेट दैट कम इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो यहां पे ये बात डिस्क्लोज नहीं करना था कि सी कैनॉट अफोर्ड टू लूज अ जॉब। नाउ as the salary and the perquisites are among the best in the country, Miss Padmaja Srinivasan has communicated to Miss Suparna Das Gupta that many more benefits, लालच दे रही है, लालच दे रही है यहां पे सुपर्णा दास गुप्ता को, ठीक है, to accrue if she agrees to present the numbers without any modification. She has also said that the company would not hesitate to replace Miss Suparna Das Gupta should she disagree with the contentions above. अब चलो लिस्ट डाउन करो, बताओ लिस्ट डाउन करो कौन कौन सा एथिकल इश्यूज आएगा, कौन कौन सा एथिकल इश्यूज है। सबसे पहला तो आएगा सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पद्मजा श्रीनिवासन एंड सुपर्णा दास गुप्ता, दोनों का। सुपर्णा दास गुप्ता का भी सेल्फ इंटरेस्ट है और पद्मजा का भी। तो पद्मजा का क्या है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरे को बोनस ज्यादा मिलेगा। तो सर सुपर्णा का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, मेरा जॉब बचा हुआ रहेगा, उसका सेल्फ इंटरेस्ट ये है, बताओ हाँ या ना। अगर सुपर्णा दास गुप्ता इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर देती है तो वो इंटेग्रिटी शो नहीं कर रही है, वो ऑब्जेक्टिविटी शो नहीं कर रही है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है तो ऑब्जेक्टिविटी, चलो यहां पे ऑब्जेक्टिविटी फिर से लिखना कोई सेंस नहीं बनेगा, सेल्फ इंटरेस्ट लिख देता हूं, इसी में लिख देता हूं ऑब्जेक्टिविटी। फिर यहां पे इंटिमिडेशन भी मिल रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि अगर नहीं करोगे तो निकाल देंगे, फिर अगर सुपर्णा साइन कर देती है तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर भी हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉन कंप्लायंस विद इंडिया 115, बोलो हाँ या ना, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया। तो अब देखो इंटीग्रिटी का हमने पॉइंट लिख दिया, ऑब्जेक्टिविटी का हमने पॉइंट लिख दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पे कुछ ऐसा इंपैक्ट हो नहीं रहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि सुपर्णा दास गुप्ता को नहीं आता था। यहां पे लग रहा है सुपर्णा दास गुप्ता को आता तो था, लेकिन उसने उसको करना पड़ रहा है, चाहे प्रेशर में, कुछ भी प्रेशर में उसको करना पड़ रहा है, तो उसको नॉलेज था, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर इंपैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल बिहेवियर आ जाएगा इंपैक्ट। बोलो क्लियर है क्या, नाउ एक्शंस क्या होगा, एक्शंस, सुपर्णा दास गुप्ता एक्शंस क्या ले सकती है, वो सबसे पहला वो पद्मजा श्रीनिवासन को बोल सकती है कि देखो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है, जो आप बोल रहे हो वो क्रिएटिव अकाउंटिंग है, वो विंडो ड्रेसिंग होता है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, और ये गलत है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी। सुपर्णा दास गुप्ता बोलेगी ये मैं काम नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरा, फिर भी पद्मजा श्रीनिवासन बोलती है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जॉब से निकाल दूंगी, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, आप कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात करोगे। वो तो पद्मजा श्रीनिवासन तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी ना, पद्मजा श्रीनिवासन तो एग्जीक्यूटिव थी, आप नॉन एग्जीक्यूटिव से बात करोगे, ठीक है, या दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस से बात करोगे, ठीक है। नाउ अगर इसमें भी बात ना चले तो इनको जॉब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। फिर इतना लिखने के बाद आप लिखोगे क्या, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आप क्या क्या लिखोगे बताओ तो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आप क्या क्या लिखोगे, आपका ये वाला पार्ट, सर्विस वाला पार्ट लिखोगे आप, कहां गया सर्विस वाला पार्ट, क्योंकि पद्मजा ये सुपर्णा दास गुप्ता तो जॉब कर रही है ना, तो जॉब में सर्विस वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट लिखोगे। पता है एक बात, जनरली मैं बोल रहा हूं, इस बात को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना। ऑडिट में जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपको एथिक्स का, वो जनरली आपको इससे पूछेगा, प्रैक्टिस वाला पूछेगा, ठीक है। एफआर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना एथिक्स का, वो आपको सर्विस वाला पूछेगा। ये एक मेरा असेसमेंट है, एनालिसिस है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें प्रैक्टिस वाला नहीं आ सकता है आराम से, जो ऑडिट में भी सर्विस वाला आ सकता है, बट ये मेरा एनालिसिस है कि
एफआर में जनरली सर्विस वाला पूछता है ये लोग, और ऑडिट में जनरली प्रैक्टिस वाला पूछता है ये लोग। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या एथिक्स? एथिक्स समझ में आ गया क्या पूरा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब आप लोग सारा रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? सारे रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? ठीक है, चलो अब मैं क्लास को यहां पर रैप अप कर रहा हूं। कल हम लोग अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कुछ क्वेरीज आता है तो मैं एक दिन क्वेरी ले लूंगा इसका, ठीक है? कल कौन सा डे है? कल फ्राइडे है सैटरडे है? आज फ्राइडे तो आज है ना, सैटरडे तो वी आर मीटिंग ऑन मंडे। हम लोग अपने मंडे को मिल रहे हैं फिर, ठीक है? चलो डन, बाय बाय।